दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम लोग पॉलिटी के नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की क्लास हमारी पॉलिटी के फंडामेंटल वाली क्लास से आगे बढ़ रही है और आज हम फंडामेंटल से आगे बढ़कर नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बात करने आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम लोग जो नीति निर्देशक तत्व के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे वह हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण क्लासेस होगी, क्योंकि आज की क्लास ऐसी क्लास है जो हमारे संविधान में उल्लेख तो है, इसका संबंध हमारे संविधान से तो है, लेकिन इसका संबंध आपके दैनिक जीवन में अधिकारों से नहीं है, आपके लिए लागू नहीं है, आपके पास नहीं है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्ता इसकी इसलिए है क्योंकि ऐसा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विषय या तो दुनिया में आयरलैंड के संविधान के पास है या तो भारत के संविधान के पास है। अर्थात हम कहें कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत के संविधान में कहां से हुआ है, तो आयरलैंड देश से हम लोग लिए हैं, आयरलैंड देश से हम लोग इसको अपनाए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम आज आपके चैप्टर में इस बात का ही सिर्फ उल्लेख करूंगा कि यह है क्या, हमारे संविधान में कहां है, किस आर्टिकल से और किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत के संविधान में निर्माण के समय ही इसका उल्लेख था और यह भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दर्ज है। हमारे संविधान में इसका उल्लेख जो 36 से ऊपर और 51 से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है। और यह भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि यह नीति निर्देशक तत्व सरकारों का एक कर्तव्य है, राज्यों का एक कर्तव्य है कि इससे संबंधित विषय को आपके लिए लागू करें। दोस्तों जब संविधान निर्माताओं ने हमें अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, तो राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए। इस नीति निर्देशक तत्व के लिए जो समिति गठित की गई थी उस समिति का नाम है तेज बहादुर सप्रू समिति। और तेज बहादुर सप्रू समिति की अनुशंसा पर संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका उल्लेख किया था। और इसका उल्लेख इसलिए भी किया गया था क्योंकि राज्यों की कुछ जिम्मेदारी होगी, राज्यों का कुछ कर्तव्य होगा, ताकि राज्य अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु जन कल्याण में जो कुछ कार्य कर सकें, जितना बेहतर काम कर सकें, वह सारी बातों का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अर्थात जो राज्य जितना बेहतर ढंग से और जितना अधिक मात्रा में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा, वह राज्य उतना अधिक कल्याणकारी राज्य, उतना अधिक उदारवादी राज्य और उतना अधिक बेहतर राज्य कहलाएगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं राज्यों की जिम्मेदारी है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विषय को अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी लागू करें। दोस्तों मैं बता दूं कि यह भी एक अधिकार है और मौलिक अधिकार भी एक अधिकार है। फर्क दोनों में जो सबसे अधिक है वो यह है कि हमारा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अधिकार राज्यों के पास जब्त है और मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, हमें मिला हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम यह देख पा रहे हैं कि जब हमारे लिए बनाया गया है नीति निर्देशक तत्व, संविधान में उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व का, तो फिर हमको लागू क्यों नहीं किया गया है या हमको दिया क्यों नहीं गया है। तो मैं बता दूं कि यह ऐसा अधिकार है जो समय समय पर राज्य आपके लिए लागू करती है। यह ऐसा अधिकार है जिसमें जितना बेहतर एक राज्य को
होना चाहिए, उस बेहतर होने के लिए राज्यों को क्या करना चाहिए, उस बात का उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। इसलिए सभी राज्यों के पास न उतनी बजट होती है और न ही उतने संसाधन होते हैं कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के विषय को जनता के हित के लिए लागू किया जा सके। फिर भी राज्यों की तरफ से कोशिश की गई है, जब नीति निर्देशक तत्वों के विषय को लागू किए जाते रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि अनुच्छेद 45 में उल्लेखित 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क होगा और अनिवार्य होगा, इस बात का उल्लेख 2002 से पहले था, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्वों में था, अधिकारों में नहीं था, लोगों के लागू नहीं था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके इस अनुच्छेद 45 में उल्लेखित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मौलिक अधिकार होना चाहिए शिक्षा, वो जो नीति निर्देशक तत्वों में था, उसे सन 2002 में नीति निर्देशक तत्वों से निकालकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। और इसी के साथ भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर दी गई और अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारी बातों का उल्लेख मैं आगे हर आर्टिकल में उल्लेखित जो विषय हैं उसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज इस बात का बस आप ध्यान रख लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या फर्क होता है। दोस्तों, कहीं न कहीं नीति निर्देशक तत्व की तुलना हमेशा मौलिक अधिकारों से की जाती है, खासकर यह समझाने के लिए भी की जाती है कि दोनों में मूल रूप से फर्क क्या है। नीति निर्देशक तत्व में एक लाइन यहां भी जोड़ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण की बातें की गई है। दोस्तों, इस विषय को लागू करते ही यह माना गया है कि भारत में राम राज्य की स्थापना यदि हो पाएगी तो नीति निर्देशक तत्वों के विषय में शामिल, नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल में शामिल सभी विषयों को लागू करने के बाद ही ऐसा हो पाएगा। अर्थात राम राज्य के कल्पना भी हम नीति निर्देशक तत्वों से ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास जो है स्पेशली हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस करते हुए आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में क्या बेसिक फर्क है। कहीं न कहीं राम राज्य की स्थापना आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी की एक सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में राम राज्य स्थापित हो। और राम राज्य की स्थापना के लिए गांधी जी ने कई विचारों को प्रकट किया था। गांधी नहीं रहे, 1948 में 30 जनवरी के दिन गांधी जी को शहीद कर दिया गया, लेकिन गांधी जी की उम्मीदों को कोई शहीद नहीं कर सकता है, गांधीवाद को कोई शहीद नहीं कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधीवाद नामक परिकल्पना हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भी आप भाग 4 लिखेंगे। किस अधिकारों में की गई है, तो नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवाद का उल्लेख है, समाजवाद का उल्लेख है, उदारवाद का उल्लेख है। इस तरह के सभी वाद जो जनहित के लिए या जन कल्याणकारी के लिए होता है, वो सब कुछ नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। दोस्तों, आज हम एक तरफ लिखे हैं नीति निर्देशक तत्व और एक तरफ लिखे हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों, हमको एक बात याद आ रहा है कि गांधी जी की हत्या पर एक फिल्म बनने जा रही है, गांधी वर्सेस गोडसे। और ये फिल्म आप सब लोग जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म में गांधी जी की हत्या की गई है, तो क्या हत्या करने के बीच इरादों से की गई है, या गांधी जी से कोई दुश्मनी थी इसलिए हत्या की गई है, या फिर मजबूरी में किया गया हत्या था। इन्हीं बातों पर आधारित ये फिल्म है और बेहतरीन इतिहास को जानने का एक फिल्म है। ये अलग विषय है कि इस फिल्म का विरोध भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, विरोध राजनीतिक रूप से किसी भी विषय का हो सकता है, लेकिन आपको जिस विषय को जानना हो, आपको जिस विषय को समझना हो, फिल्म
किताब और प्रत्यक्षदर्शी होने के सिवाय और कोई तीसरा पहलू नहीं है, अगला पहलू नहीं है जिसमें आप अपनी सच्चाई को जान सकते हैं, अपने भारत के इतिहास की सच्चाई को जान सकते हैं। इसलिए ये फिल्म जल्दी ही आ रही है, आप निश्चित तौर पे इस फिल्म को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ आपको डिफरेंसेस के तौर पर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के रूप में डिफरेंसेस कर रहे हैं। इधर भी मैंने 6 बातों का उल्लेख किया है, 7 बातों का उल्लेख किया है और इधर भी 7 ही बातों का उल्लेख किया है। इसमें पहले से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य, मतलब नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया, क्यों संविधान में लागू किया गया। जब जनता को मिला ही नहीं है तो फिर इसे संविधान में शामिल करने की क्या जरूरत थी, इस विषय पर कह रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। मतलब नीति निर्देशक तत्व इसलिए संविधान में शामिल हुआ है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, अर्थात ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना है जहां पे कोई न भूखा हो, जहां पे कोई न नंगा हो, जहां पे न कोई लाचार हो, जहां पे न कोई बेकार हो। इस स्तर पे पहुंचकर हम लोकतंत्र जब स्थापित करेंगे तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक नीतियों को बदलना ही होगा। और इसी नीतियों के अंतर्गत यह नीति निर्देशक तत्व भी सरकारों को बार बार एक अवसर देती है कि आप इस प्रकार के अधिकारों को लागू करें और जनहित में लागू करें। जबकि दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या कहता है, मौलिक अधिकार में कहता है इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना, स्थापित करना है। मतलब यह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दिया गया है और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को लागू करने के लिए दिया गया है। अर्थात ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण हो, ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें राजनीतिक अधिकारों का संवर्धन हो, संपोषण हो, ताकि हर व्यक्ति राजनीतिक विषयों में भागीदार हो सके, हिस्सेदार हो सके। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए स्पेशली मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का दूसरा पहलू क्या कह रहा है, इसे नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मतलब कि नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त का सेंस यह है कि नैतिक रूप से हर राज्यों की जिम्मेदारी उठानी होगी कि हमारे राज्य में नीति निर्देशक तत्व जल्दी से जल्दी लागू हो और राजनीतिक रूप से इसे लागू करनी भी होगी। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, अर्थात इसमें कह रहा है कि यह लागू किया जा चुका है और कानूनी मान्यता है। आप अगर मौलिक अधिकार आपका कोई नहीं देता है या छीनता है या कम करता है तो उसके लिए आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व नहीं मिल रहे हैं या कोई राज्य नहीं लागू कर रहा है तो उसके लिए आप किसी भी न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं, बल्कि यह राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लागू करता है कि नहीं करता है। तीसरा इसमें क्या कह रहा है, इसे समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करना है। मतलब समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करना है, अर्थात दोस्तों मैं बताऊं कि सामाजिक रूप से लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करना है या इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। इसमें कह रहा है इससे व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, अर्थात इसमें सामाजिक कल्याण की बात है तो उसमें व्यक्तिगत कल्याण की बात है। इसमें सरकार सबके लिए काम करेगी, इसमें व्यक्ति अपने लिए काम करता है, अपने देश के लिए काम करता है। दोस्तों, ज्यादातर इसमें मौलिक अधिकारों का उपयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, जबकि इसमें राज्य इसका उपयोग समाज के हित के लिए करता है, जन कल्याण के लिए करता है, सबके हित को ध्यान में रखते हुए करता है। दोस्तों, इसी तरह से चौथा ये क्या कह रहा है, इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। मतलब इसे बाकायदा संविधान में संशोधन करते हैं, संविधान में एक प्रस्ताव लाते हैं, संसद में एक प्रस्ताव लाते हैं, एक कानूनी बदलाव किया जाता है, उसके बाद लागू किया जाता है नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि 86वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 45 में उल्लेखित विषय को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, अर्थात वहां भी विधान का उपयोग किया गया था और सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है। दोस्तों, यहां मैं बता दूं, इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसलिए विधान की आवश्यकता नहीं कहा जा रहा है
क्योंकि ये लागू है, हम सबको मिला हुआ है, इसलिए इसे लागू करने के लिए विधान की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वतः यह लागू है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसे न्यायालय के समक्ष वाद योग्य नहीं है। मतलब यह न्यायालय के समक्ष वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसको नहीं लागू किया जा रहा है या इसमें कोई कमी की जा रही है, तो आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय से कोई वाद जारी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपको मिला भी नहीं है और आपको इसके खिलाफ न्यायपालिका में जाने का अधिकार भी नहीं है। दोस्तों, जबकि यह न्यायालय के समक्ष वाद योग्य है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके लिए न्यायपालिका से आप वाद लागू करा सकते हैं, वाद जारी करा सकते हैं, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, आपके मौलिक अधिकार में कटौती की जा रही है, या सरकार किसी प्रकार से प्रतिबंध लगा रही है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आप न्यायपालिका जाकर वाद जारी करा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह राज्यों द्वारा लागू किया जाता है, डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य है। यहां ध्यान देना योग्य है कि डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी का मतलब ये होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात ये राज्यों की पॉलिसी है और इसे लागू करने के लिए राज्यों को कर्तव्य दिया गया है, न कि राज्यों के खिलाफ आपको न्यायपालिका में जाने का अधिकार है। दोस्तों, लेकिन यह क्या कह रहा है, यह राज्य को नहीं बल्कि संविधान हमें स्वतः प्रदान कर दिया है। इसमें हम न राज्यों के पास जा सकते हैं, न राज्यों से मांग कर सकते हैं, न हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी मिला हुआ है और जब से संविधान लागू हुआ है तब से मौलिक अधिकार हमारा लागू है। और अंतिम 7वां क्या कह रहा है, यह राज्य के लिए सकारात्मक है। दोस्तों, यह राज्य के लिए सकारात्मक है और यह राज्य के लिए नकारात्मक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य को बहुत कुछ करने का अधिकार देता है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात सकारात्मक है। दोस्तों, मौलिक अधिकार राज्य को बहुत कुछ करने से रोकता है, अर्थात राज्य मनमाना नहीं कर सकता है, राज्य जनता के हित के विरुद्ध नहीं काम कर सकता है, इसलिए यह राज्य के लिए नकारात्मक माना जाता है। जबकि यह राज्य के लिए सकारात्मक इसलिए है कि राज्य को प्रोत्साहन देता है काम करने के लिए, राज्य को प्रोत्साहन देता है जनहित में कार्य करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो राज्य स्वतः करते हैं और राज्य को स्वतः करने की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जैसे आप सबको मालूम है, इस समय आप लोग जो है कि देख रहे होंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा या राज्य के देश के और भी सरकारों द्वारा सिविल कोड जो है कि नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है अनुच्छेद 44 में जो नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ अभी गोवा राज्य में लागू है, जबकि बहुत सारे राज्य इसकी तैयारी कर चुके हैं कि सिविल कोड को हम लागू करेंगे और जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। सिविल कोड क्या होता है इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जो बात आपको बता रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट रूप से बता रहे हैं। यह भी चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत विस्तृत होगा, बेहतर जानकारी योग्य होगा। आप हमारे वीडियोस से लगातार बने रहिएगा, हमारी क्लास को लगातार लेते रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपके समक्ष लगातार पहुंचता रहे। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।